नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम मंडी बोर्ड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अभी मंडी बोर्ड के अधिनियम पर, जो कि 1972 का अधिनियम है, इस पर एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का वीडियो क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास दिया गया है। तो क्वेश्चन है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव जब होगा तो उस अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है कलेक्टर, या फिर कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी, या मंडी समिति का वरिष्ठ सदस्य, या फिर मुख्य सचिव कृषि विभाग। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी। ठीक है, और इस अविश्वास प्रस्ताव के बैठक में जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को बोलने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और न्याय सम्मेलन की जो प्रक्रिया होगी, न्याय सम्मेलन अर्थात इनके अविश्वास प्रस्ताव की जो बैठक होगी, इसमें इन्हें बोलने के जो शामिल होने की अनुमति होगी, बोलने और शामिल होने की अनुमति होगी। ठीक है, बोलने और शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन मतदान की अनुमति नहीं होगी। मतदान की अनुमति नहीं होगी, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने पर क्या होगा। तो ऑप्शन है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो अपने पद पर तो बने ही रहेंगे। ठीक है, सही है ये। इसके बाद अगले 6 माह की अवधि तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, अपने पद पर तो बने ही रहेंगे, उसके बाद अगले 6 माह तक आप क्या करेंगे, दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते उनके विरुद्ध, ये भी सही है। ठीक, इसके बाद ऑप्शन सी है उपरोक्त तो दोनों, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का एक और अवसर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बल्कि आप 6 माह तक और नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव, तो इसको याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, असत्य कथन की हमें पहचान करना है। ऑप्शन है मंडी समिति का अध्यक्ष संचालक से अवकाश लिए बिना लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो तीसरी बैठक की तारीख से वह अध्यक्ष नहीं रह जाएगा, ये सही है। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है कि अगर मंडी समिति के अध्यक्ष को अवकाश चाहिए तो संचालक को सूचित किए बिना अवकाश नहीं लेगा। ठीक है, 3 बैठकों से गायब नहीं रहेगा, नहीं तो वह तीसरे बैठक से ही क्या हो जाएगा, अध्यक्ष पद से बर्खास्त हो जाएगा, अध्यक्ष पद को रिक्त माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये बिल्कुल सही कथन है। और इस कथन को याद रखिए, किससे अवकाश लेना है, उसको संचालक से अवकाश लेना है। फिर आगे है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निरंतर 6 बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए 3 बैठकों में अगर वह बिना अनुमति के नहीं बैठा है, बिना अनुमति के अनुपस्थित है, तो वह क्या होगा, अध्यक्ष नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर लगातार 6 बैठकों में वह अनुमति के साथ भी अनुपस्थित रहता है तो उन्हें अनुमति दी ही नहीं जाएगी। ठीक है, अनुमति दी ही नहीं जाएगी, तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद आगे देखिए, मतलब लगातार 6 बैठकों में अनुपस्थित नहीं रह सकते किसी भी दशा में। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष से अवकाश लिए बिना लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर तीसरी बैठक से उपाध्यक्ष नहीं रह जाएगा, ये भी कथन सही है। ठीक है, अध्यक्ष किससे लेगा अवकाश, तो संचालक से लेगा। अध्यक्ष किसे आवेदन लेगा अवकाश के लिए, तो संचालक को अवकाश के लिए आवेदन देगा, जबकि उपाध्यक्ष किसे देगा, अध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष से आवेदन लेगा मतलब अवकाश लेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और अनुपस्थिति में जो है समिति अपने बीच से ही एक व्यक्ति को क्या करेगी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी, इसे याद रखेंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अर्थात जब दोनों ही अनुपस्थित हों, ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने बीच से ही एक व्यक्ति को चुन करके उसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यभार दिया जाएगा। ठीक है, बैठक में। लेकिन याद रखेंगे ये स्थिति केवल अनुपस्थिति में है, अगर पद रिक्त हो। ठीक है, पद रिक्त हो तब ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में उपबंध और धाराएं सुमेलित नहीं हैं। तो उपबंध और धाराएं देखते हैं कौन से युग्म में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मंडी समिति की गणपूर्ति धारा 15 में है क्या, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मंडी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता का उल्लेख किस में है, तो धारा 16 में है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा बैठकों की या सम्मेलन की, तो अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा। इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अपने बीच में से कोई एक सदस्य को मंडी समिति के सदस्य चुनेंगे। ठीक है,
फिर अगला ऑप्शन है मंडी समिति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, धारा 17, ये भी सही है। फिर मंडी समिति की उधार लेने की शक्ति, ये आपका धारा 25 में नहीं है बल्कि धारा 24 में इसका उल्लेख है, याद रखेंगे। ठीक है, उधार लेने की शक्ति किस में है, धारा 24 में। जबकि धारा 25 में याद रखिए, धारा 25 में क्या है, संविदाएं करने की रीति, जो संविदा करने की रीति है मंडी की, ठीक है, मंडी समिति की संविदाएं की रीति है, उसका उल्लेख है किसमें, धारा 25 में है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मंडी में उप समितियाँ की नियुक्ति कौन करता है। तो उप समितियों की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन है कलेक्टर, मंडी समिति, मंडी बोर्ड या फिर राज्य सरकार। तो देखिए उप समितियों की नियुक्ति का अधिकार मंडी समिति को ही होता है। ठीक है, ये क्या करेंगे, मंडी समिति के लोग क्या करेंगे, धारा 18 के अंतर्गत क्या करेंगे, उप समिति की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, उप समिति की नियुक्ति करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, उप समिति की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, ये क्या करेंगे, मंडी समिति के लोग अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, ठीक है, अपने कर्तव्यों में से किसी एक कर्तव्य के पालन के लिए, अपने कर्तव्यों में से किसी एक कर्तव्य के पालन के लिए क्या करेंगे, उप समिति गठित करेंगे। ठीक है, और या फिर किसी एक विषय पर रिपोर्ट देने के लिए, किसी एक विषय पर रिपोर्ट देने के लिए, या फिर विषय पर राय देने के लिए, विषय पर रिपोर्ट या फिर राय देने के लिए क्या करेंगे, इसका गठन करेंगे उप समिति का। और इस समिति में न्यूनतम एक सदस्य होगा। ठीक है, एक या फिर अधिक सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, एक या अधिक सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन अगर न्यूनतम पूछा जाए कितने सदस्य होते हैं तो एक है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर याद रखें कि उप समितियों की शक्तियाँ क्या क्या होंगी। तो उप समितियों की शक्तियों की बात करें तो मंडी समिति अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियाँ जो कि उस कार्य के लिए आवश्यक है, ठीक है, मतलब उप समितियों का गठन क्यों किया गया, कुछ विशेष कार्यों के लिए किया गया। ठीक है, तो उन विशेष कार्यों के लिए जो शक्तियाँ उन्हें अनिवार्य है वह शक्तियाँ उन्हें दी जाएगी, किसके द्वारा, मंडी समिति के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति है किसे, कलेक्टर को, यहाँ सचिव है। ठीक है, यहाँ सचिव है, तो मंडी समिति के अध्यक्ष को, सचिव को, या फिर मंडी समिति के उपाध्यक्ष को। तो याद रखिए यह शक्ति सचिव को है। ठीक है, किसे है, सचिव को है यह शक्ति। और मंडी समिति द्वारा निर्देशों के अध्ययन, ठीक है, मंडी समिति जैसा डायरेक्शन देगी, जैसा निर्देश देगी उसके अध्ययन रहते हुए, मतलब उसी के अनुरूप कार्य करते हुए मंडी प्रांगण के किसी खुले स्थान पर जो भी अतिक्रमण हुआ है, खुले स्थान पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने की शक्ति सचिव को होगी। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पास ऑप्शन हो जाएगा अगर कि मंडी समिति के निर्देशों के अधीन सचिव को, तो सचिव के जगह में वह वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑप्शन अगर दे दिया कि सचिव को या फिर मंडी समिति के निर्देशों के अधीन, मंडी समिति के निर्देशों के अधीन सचिव को, तो वो ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 47वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, ये अधिनियम का मूल नाम है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, अधिनियम का नाम है। तो इसकी धारा 24 में मंडी समिति के उधार लेने की शक्ति दी गई है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो इसके लिए समिति को किससे मंजूरी लेनी होगी आपको पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है कलेक्टर, संचालक, सचिव या फिर राज्य सरकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा संचालक को इसकी शक्ति है। ठीक है, इन्हें किससे मंजूरी किससे लेनी होगी, तो संचालक से लेनी होगी। संचालक कहने का मतलब क्या है, जो छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड है, यहाँ पास संचालक से मतलब ये नहीं समझना है कि मंडी समिति का संचालक। ठीक है, मंडी समिति नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड या फिर कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड, कृषि मंडी या फिर विपणन एक ही है। ठीक है, बोर्ड का प्रबंध संचालक, ठीक है, प्रबंध संचालक, ये क्या होगा, इससे इन्हें क्या करनी होगी, मंजूरी लेनी होगी उधार लेने के लिए। ठीक है, किसी भी वित्तीय संस्था से ले सकते हैं ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राज्य मंडी बोर्ड सेवा के गठन की शक्ति किसमें निहित है।
तो ऑप्शन है राज्य सरकार, मंडी समिति, मंडी बोर्ड या फिर कलेक्टर। तो इसकी शक्ति किस में निहित है, तो याद रखेंगे मंडी बोर्ड में निहित है। ठीक है, मंडी बोर्ड में निहित है। और इसका गठन क्यों किया जाएगा, तो बोर्ड या फिर मंडी समिति। ठीक है, दो संस्थाएं हैं, एक मंडी बोर्ड है और दूसरा मंडी समितियां हैं। ठीक है, मंडी समिति क्या होगी, प्रत्येक मंडी में उपस्थित होगी मंडी समिति, और मंडी बोर्ड क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, हेड ऑफिस समझ सकते हैं। तो मंडी समिति के लिए क्या होगा, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इस सेवा का गठन किया गया है। अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति के लिए इस सेवा का गठन किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, और उनके प्रबंध करने के मतलब इन दोनों संस्थाओं के लिए अधिकारी कर्मचारियों का प्रबंध आपको करना है, तो उसके लिए हमने सेवा मतलब मंडी बोर्ड सेवा का गठन किया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो मंडी बोर्ड है, ठीक है, मंडी बोर्ड इसके लिए क्या करेगा, दंड, इसके संबंध में दंड, अपील और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करेगा। ठीक है, और उनके लिए विनियम बनाएगा। ठीक है, तो विनियम बनाने की शक्ति भी किसे है, मंडी बोर्ड को है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंडी समिति के सचिव के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन है सचिव मंडी समिति के प्रति जवाबदार होगा। ऑप्शन है मंडी समिति का प्रधान कार्यपालन अधिकारी सचिव होगा। सचिव कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन होगा। मंडी समिति में पदस्थ समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी सचिव के अधीनस्थ होंगे। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है, सोचिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि सचिव मंडी समिति के प्रति ही जवाबदार होगा। मंडी समिति का प्रधान कार्यपालन अधिकारी कौन होगा, सचिव होगा, जिसके लिए अभी आपको एग्जाम देना है संडे को। ठीक है, अगले संडे को। फिर सचिव कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहेगा, ये गलत है। ठीक है, जब वह मंडी समिति के प्रति जवाबदार होगा तो कलेक्टर के अधीन क्यों रहेगा। ठीक है, कलेक्टर के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पास याद रखिए मंडी समिति के प्रति जवाबदार होगा, तो मंडी समिति के ही अधीन कार्य करेगा। ठीक है, मंडी समिति में पदस्थ समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी सचिव के अधीनस्थ होंगे, ये भी सही है। तो मंडी समिति में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वे सभी किसके अधीन होंगे, सचिव के अधीनस्थ अधिकारी होंगे, अधीनस्थ कर्मचारी होंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, असत्य कथन की पहचान कीजिए, पुनः बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रत्येक मंडी समिति में एक सचिव होगा, ये सही है। ठीक है, प्रत्येक मंडी समिति में एक सचिव अनिवार्य है। प्रत्येक मंडी समिति में एक अधिकारी होगा जो राज्य मंडी बोर्ड का सदस्य होगा। तो देखिए प्रत्येक मंडी समिति में एक अधिकारी होना अनिवार्य है, ये भी सही है। ठीक है, मंडी बोर्ड का सदस्य होगा जो यहाँ एक अधिकारी के रूप में रहेगा। एक अधिकारी की नियुक्ति केवल एक मंडी समिति के लिए की जा सकेगी, ये यहाँ पास गलत है। ठीक है, केवल एक मंडी समिति के लिए नहीं, बल्कि एक या फिर अधिक के लिए। ठीक है, एक या फिर एक से अधिक मंडी समितियों के लिए भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मंडी समिति के सचिव और अन्य अधिकारी से संबंधित उपबंध धारा 27 में है। ठीक है, तो यहाँ पास ये तो गलत है। ठीक है, मतलब ये सत्य है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मंडी समिति के सचिव और अन्य अधिकारियों से संबंधित जो धारा है वह कौन सा है, 27 में उल्लेखित है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये भी सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर था जो गलत कथन था। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मंडी समिति के सचिव की शक्तियों और कर्तव्य के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन है वह मंडी समिति और उप समिति की बैठकों में भाग लेगा। ठीक है, मंडी समिति और उप समिति की बैठकों में भाग भी लेगा और चर्चा में भी भाग लेगा, चर्चा में भी भाग लेगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, बैठकों में और चर्चा में भाग लेता है। मंडी समिति और उप समिति की बैठक में कोई मत नहीं देगा, ये भी कथन सही है। वह बैठक और चर्चा में भाग तो लेगा लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर देखिए मंडी समिति का बजट प्रस्ताव तैयार करेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के विनियमन से संबंधित है। ठीक है, तो धारा 31 संबंधित है इससे। ठीक है, किससे, कार्य करने वाले व्यक्तियों के विनियमन से, विनियमन से। ठीक है, अर्थात उन्हें काम पर लगाने से संबंधित है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पास अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। धारा 26 में क्या उल्लेख है, तो राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन,
राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन, मंडी बोर्ड सेवा का गठन। आपको कमेंट करके ये बताना है कि मंडी समिति का गठन, मंडी समिति का गठन किस धारा से संबंधित है, किस धारा से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पास तो मंडी बोर्ड सेवा का गठन है, ठीक है, धारा 26। आपको बताना है मंडी समिति का गठन, ठीक है, मंडी समिति का गठन है, ठीक है, स्थापना नहीं है। आप चाहें तो स्थापना को भी बता सकते हैं, स्थापना को भी बता सकते हैं, लेकिन गठन आपको बताना ही है, ठीक है। फिर देखिए आगे ऑप्शन क्या है, धारा 31 में हमने देखा कि इनके व्यक्तियों के विनियमन का संबंध है धारा 31 से। इसमें क्या होगा, कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो अगर मंडी क्षेत्र में काम करना चाहेगा, विनिर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही क्या करेगा, मंडी के अंदर कृत्यकारी अर्थात काम करने वाले लोग जो हैं, ठीक है, कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे तुलैया या फिर अड़हतिया और जैसे दलाल, ये सभी क्या होंगे, कृत्यकारी के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो इनको पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है, पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, लेकिन पंजीयन को मंजूर करने की शक्ति धारा 32 में है, ठीक है। पंजीयन को मंजूर करने की शक्ति किस में है, धारा 32 में है, इसको याद रखेंगे। और इन्हें पंजीयन कराना अनिवार्य होगा और उसके बाद ही ये क्या करेंगे, मंडी क्षेत्र में काम कर सकेंगे। तो विनिर्दिष्ट व्यक्ति का मतलब क्या है, जैसे तुलैया, अड़हतिया, दलाल, ये सभी क्या होंगे, विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहलाएंगे। मतलब वहाँ जितने भी काम करने वाले होंगे, कर्मकार बोल रहा हूँ, कृत्यकारी होंगे, तो वे सभी क्या होंगे, धारा 31 के अधीन ही कार्य करते हैं। और उनके पंजीयन को स्वीकार करने की शक्ति धारा 32 में उल्लेख है। और धारा 33 में याद रखिए, इनका जो पंजीयन है उसको रद्द करने की भी शक्ति है। पंजीयन को रद्द करने की शक्ति किस में है, धारा 33 में है, तो याद रखेंगे, ठीक है। 31 में उनके कार्य का उल्लेख है, 32 में पंजीयन को एक्सेप्ट करने या फिर पंजीयन को मंजूर करने की शक्ति और रद्द करने की शक्ति 33 में है, ठीक है। एक लाइन से याद रखिए तीनों को। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धारा 31 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो कि एक से अधिक मंडी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, वह पंजीयन के लिए किसके समक्ष आवेदन करेगा, ठीक है। मतलब देखिए, विनिर्दिष्ट व्यक्ति एक ही जगह पर काम करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक से अधिक मंडियों में भी, एक से अधिक जो मंडी क्षेत्र हैं वहाँ भी वे कार्य कर सकते हैं, लेकिन पंजीयन के लिए उन्हें किसके समक्ष आवेदन करेंगे बताओ। तो राज्य सरकार, कलेक्टर, मंडी समिति या फिर मंडी बोर्ड। तो याद रखिए कि जब एक से अधिक मंडी क्षेत्र में कार्य करना चाहें तो राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना होगा, ठीक है। पंजीयन और नवीनीकरण दोनों के लिए, पंजीयन के लिए तो करेंगे ही, बाद में अगर उन्हें पंजीयन का नवीनीकरण कराना है तो राज्य सरकार के समक्ष पुनः जाएंगे। फिर कलेक्टर के समक्ष, ठीक है, कलेक्टर के समक्ष यहाँ पास नहीं है, ठीक है। मंडी समिति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए, अगर वह एक ही मंडी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एक ही मंडी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो मंडी समिति के समक्ष आवेदन करेंगे। एक से अधिक के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन करना होगा। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के पंजीयन को निलंबित करने की अध्यक्ष की शक्ति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। किसके संबंध में, व्यक्तियों के पंजीयन को निलंबित करने की अध्यक्ष की जो शक्ति है उसके संबंध में हमें असत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन है, अध्यक्ष किसी पंजीयन को 1 माह से अधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, ठीक है, सही है, ठीक है, 1 माह से अधिक निलंबित कर सकता है। अध्यक्ष द्वारा पंजीयन को निलंबित करने के आदेश की पुष्टि मंडी समिति करेगी, लेकिन 7 दिन के भीतर करेगी, ठीक है, 7 दिन के भीतर इसकी पुष्टि कौन करेगा, मंडी समिति करेगी। तो ये भी कथन सही है, लेकिन ध्यान रखिए कि अध्यक्ष ने पंजीयन को रद्द कर दिया, अब उसकी पुष्टि कौन करेगा, मंडी समिति करेगी, और कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर। फिर अध्यक्ष को इसकी सूचना राज्य सरकार को देनी होगी, ये भी सत्य कथन है, ठीक है। अध्यक्ष को इसकी सूचना राज्य सरकार को देनी होगी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सूचना देखिए राज्य सरकार को सूचना नहीं देनी है, क्योंकि पंजीयन को स्वीकृत कौन कर रहा है, मंडी समिति कर रही है, ठीक है, मंडी समिति कर रही है। तो यहाँ पास ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में है इनमें से
कोई नहीं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया कि अध्यक्ष को इसकी सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। देखिए आप स्वयं सोचिए कि जो मंडी के कृत्यकारी हैं वे कौन कौन हैं, तुलैया, हमाल, दलाल, ये सभी हैं, ठीक है। तो इनके जो पंजीयन को निलंबित करना है वह भी पूरा रद्द नहीं करना है, तो निलंबित करने के लिए राज्य सरकार को सूचना देना अनिवार्य नहीं है। हाँ, लेकिन मंडी समिति के पुष्टि पर ही हो सकेगा, ये अनिवार्य है। तो आगे देखिए ऑप्शन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के पंजीयन रद्द करने की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन है मंडी समिति, अध्यक्ष या फिर प्रबंध संचालक। तो देखिए यहाँ पास इन तीनों में निहित है, ठीक है, कोई भी रद्द कर सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, धारा 34 के अनुसार अध्यक्ष द्वारा पंजीयन रद्द होने पर व्यथित व्यक्ति किसके समक्ष अपील करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है राज्य सरकार, मंडी समिति, प्रबंध संचालक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडी समिति, क्योंकि पुष्टि तो इसी को ही करना है, ठीक है। अगर इसने 7 दिन के भीतर पुष्टि कर दी तो वह क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा या फिर निलंबित हो जाएगा। लेकिन क्या करेगा, यही आपका अपील को भी स्वीकार करेगा। अपीली अधिकारी भी होगा मंडी समिति, पूरे समिति के सदस्य होंगे जो इस अपील पर निर्णय लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है पंजीयन रद्द होने की अपील अगर अध्यक्ष के विरुद्ध हो तो अपील कितने दिनों के भीतर करना होगा। तो देखिए यहाँ पास 7 दिनों के भीतर, हमने देखा अभी कि मंडी समिति 7 दिनों के भीतर क्या करेगी, पुष्टि करेगी। तो 7 दिनों से पहले ही उसे क्या करना होगा, अपील करना होगा, वरना अगर पुष्टि हो गया तो उसका जो अध्यक्ष के मतलब पंजीयन रद्द हो जाएगा, ठीक है, या फिर निलंबित भी हो जाएगा। फिर देखिए याद रखिए कि 30 दिनों के भीतर किसके लिए समय है। अगर आपका पंजीयन कौन रद्द करता है, मंडी समिति रद्द करता है, मंडी समिति रद्द करती है आपका पंजीयन, तो क्या होगा, 30 दिनों के भीतर आपको अपील करना है, ठीक है। और 40 दिनों के भीतर किसके विरुद्ध, प्रबंध संचालक के विरुद्ध, प्रबंध संचालक के विरुद्ध। लेकिन याद रखिए जब ये 7 दिनों के भीतर कर रहा है तो मंडी समिति के पास कर रहा है, 30 दिनों के भीतर मंडी समिति के ही विरुद्ध करेगा तो किसके पास करेगा, प्रबंध संचालक। और 40 दिनों के भीतर जब प्रबंध संचालक के ही विरुद्ध कर रहा है तो ये अपील किसके समक्ष होगा, राज्य सरकार के समक्ष होना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंडी समिति निधि से संबंधित है, मंडी समिति निधि से संबंधित है कौन सी धारा, धारा 38, 39, 40 या फिर ए और बी दोनों है ये, ठीक है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, यानी धारा 38 और 39 दोनों संबंधित है। एक संचित निधि होगा, ठीक है, एक संचित निधि होता है मंडी समिति का, संचित निधि और मंडी समिति निधि दोनों निधियाँ होंगी, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और इसमें देखिए धारा 40 है, ठीक है, एक ऑप्शन क्या है, धारा 40। तो धारा 40 में किसका उल्लेख है, छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड स्थापना से संबंधित है, ठीक है। मंडी बोर्ड की स्थापना से संबंधित धारा कौन सा है, तो धारा 40 याद रखेंगे, ठीक है। और अध्याय की बात करें तो अध्याय 8 में उल्लेख है मंडी बोर्ड की स्थापना का, ठीक है, कृषि विपणन बोर्ड या फिर मंडी बोर्ड। आगे देखते हैं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निर्देश देने की शक्ति किसे है। तो विपणन बोर्ड को या फिर विपणन बोर्ड के निर्देश देने की शक्ति किसे है, ऑप्शन है राज्य सरकार, कृषि मंत्री, कलेक्टर या फिर सभी। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह शक्ति केवल राज्य सरकार को है, जो मंडी बोर्ड को यहाँ को है, ठीक है, मंडी बोर्ड को निर्देश देगी, तो यह शक्ति केवल राज्य सरकार को है, ठीक है। और इस मंडी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो कृषि मंत्री होता है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, मंडी बोर्ड के उपाध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है। तो देखिए अध्यक्ष तो स्वयं कृषि मंत्री होता है, अध्यक्ष कौन होता है, कृषि मंत्री होता है। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, कमेंट करेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में वो कमेंट करेंगे, ठीक है, कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। यहाँ पास देखिए ऑप्शन है उपाध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है, ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो उपाध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष, लेकिन कृषि मंत्री तो 5 वर्ष रहेगा ना, तो कृषि मंत्री की पदावधि मतलब अध्यक्ष की पदावधि, अध्यक्ष तो 5 वर्ष रहेगा, तो अध्यक्ष की पदावधि जो है जब तक ये कृषि मंत्री के रूप में है तब तक वह अध्यक्ष रहेगा,
ठीक है। सामान्यतः 5 वर्ष ले सकते हैं, लेकिन निर्धारित नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। निश्चित नहीं है कि 5 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि कृषि मंत्री अगर बीच में किसी और को बना दिया गया तो फिर वह हो जाएगा इसका अध्यक्ष, तो याद रखेंगे। और इसी के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।